जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में वो हमने कहाँ तक पढ़ा था, आपका कर्ण वंश के बारे में पढ़ा था। यानी कि कर्ण वंश के अंतिम जो शासक थे वो आपके कौन थे? सुशर्मा थे। सुशर्मा को किसने मारा था? आपका शिमुक ने मारा था। शिमुक जो कहाँ से संबंधित था? वो आपका आंध्र यानी कि दक्षिण भारत से संबंधित था। और आंध्र को क्या कहा जाता है? आपका सातवाहन आंध्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सातवाहन वंश के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन आपके राजा बने हैं। अब दोस्तों, सातवाहन वंश में जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? शिमुक थे। ठीक है, शिमुक क्या थे? आपके कर्ण वंश में सामंत के पद या अमात्य आप कह लीजिए, तो उस पर जो है कार्यरत थे। फिर इन्होंने ही जो है सुशर्मा का जो है वध किया था, और वध के बाद आपकी सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना का श्रेय है वो किससे दिया जाता है? आपका शिमुक को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सामंत थे, तो एक तरह से इनकी जो विचारधारा है वो आपकी सामंतवादी टाइप लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सामंतवादी विचारधारा के अनुसार हमें जो है शिमुक के शासनकाल को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह से जो है शिमुक ने अपने शासनकाल में जो है राज्य किया था। अब ये क्या था? आपका आंध्र अमात्य था। ठीक है, आंध्र जातीय था। ठीक है, आंध्र अमात्य का मतलब क्या होगा कि ये आंध्र का था। ठीक है, और मंत्री कहाँ था? आपका सुशर्मा के शासनकाल में। तो ये जो दोनों आपके जो वाक्य हैं इन्हें आधार पर रख के इसे आंध्र अमात्य कहा जा रहा है। अब आंध्र जातीय ये दक्षिण भारत से था, तो इसे हमने क्या संबोधित कर दिया? आपका ये आंध्र जातीय है। ठीक है दोस्तों, टोटल जो आपका सातवाहन वंश है इन्होंने क्या किया? आपका तीसरी शताब्दी के जो है अंत तक इन्होंने शासन किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि तीसरी शताब्दी के अंत तक ये बिल्कुल ही विलुप्त हो गया। और दोस्तों, जो इनका मूल स्थान है वो आपका कहाँ माना जाता है? आपका महाराष्ट्र माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो है एक अभिलेख मिला है, अभिलेख साक्ष्य वृषला का संबोधन। ठीक है, वृषला का संबोधन आपका जो है एक ऐसा अभिलेख या आप कह लीजिए एक ऐसा संबोधन है कि इसमें किसी राजा को कोई अगर पराक्रमी राजा होता था तो उसके बारे में कुछ जो है एक तरह से, जैसे कि आज की डेट में हम मान लीजिए कि कोई गणमान्य व्यक्ति है उसे पद्मश्री मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का एक राजा था, उसके बारे में वृषला का संबोधन था। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे जो है उसकी प्रतिष्ठा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वृषला का संबोधन का जो है ये आपका आधार रहेगा सोचने का। अब दोस्तों, हम जो बात करते हैं वो आपके सातवाहन वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। अब उत्पत्ति आपकी प्रथम शताब्दी के जो है आसपास बताई जाती है आपकी इनकी। अब सातवाहन और चेदी, ठीक है दोस्तों, जब उत्पत्ति हो रही थी तो दक्षिण भारत में क्या थे? दो दल आपके, सातवाहन और चेदी या चेती या चेंदी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तीनों शब्द जो है इसी जो है आपके चेदी वंश को ही संबोधित करते हैं। अब दोस्तों, दक्षिण भारत में क्या थे? आपके दो दल थे, उसमें से जो वर्चस्व हुआ वो आपका किसका हुआ? आपका सातवाहन वंश का हुआ। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी शताब्दी के जो है अंत तक जो है सातवाहन ने जो है शासन किया, और स्वयं को जो है पूरे उत्तर भारत में या मध्य भारत में और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से जो केंद्र बनाया अपने आप को, वो किसने बनाया? सातवाहन वंश ने बनाया। अब आंध्र क्या है आपका? जैसे कि हम सातवाहन वंश को क्या कह देते हैं? आंध्र जाति है। तो ये क्या हो गया? एक जाति बोधक शब्द हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपका गुजरात की तरफ रहता है तो उसे हम क्या कह लेंगे? एक बार के पश्चिमी भारतीय। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक आपका भौगोलिक आधार पे हमने जाति बोधक शब्द की बात कर दी। तो ये सिर्फ समझने के लिए था कि किस प्रकार से जो है आंध्र जातीय सातवाहन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आंध्र जातीय के बाद इन्हें क्या कहा जाता है? आपका दक्षिणपति भी कहा जाता है। दक्षिणपति आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि दक्षिण भारत से संबंधित थे और शासन किया, तो दक्षिणपति इस आधार पे कहा गया इन्हें। ठीक है दोस्तों, और आंध्र सातवाहन। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्लस सातवाहन, सातवाहन ये वंश खुद हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो मिलाकर है इनके नामों का उच्चारण विभिन्न विभिन्न प्रकार से किया जाता है इतिहास में। अब शिमुक,
शिमुक ने दोस्तों जो है आपका 23 वर्षों तक शासन किया। सर्वप्रथम इसने क्या किया, विदिशा जीता, ठीक है, ये ब्राह्मण था, ठीक है, और सामंतवादी विचारधारा का जो है शासक था। अब सामंती अर्थव्यवस्था, अब दोस्तों ये सामंतवादी विचारधारा का था, तो इस आधार पर जो इतिहासकारों ने है इसे क्या संज्ञा दे दी कि शिमुक जो है आपका सामंतवादी होने की वजह से ये आपका जो इसके शासनकाल में जो भी इकोनॉमी घटी या बढ़ी या जो भी रही, तो उसे हमने क्या कह दिया, ये आपकी सामंती अर्थव्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। यानी कि सातवाहन वंश में शिमुक के शासनकाल को अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि सामंती अर्थव्यवस्था कौन सी थी, तो शिमुक के जो शासनकाल की व्यवस्था थी वो आपकी कौन सी थी, सामंती अर्थव्यवस्था थी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो शिमुक के शासनकाल का जो विस्तार मिलता है वो कहाँ मिलता है, आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रतिष्ठान। दोस्तों प्रतिष्ठान ये आपका दक्षिणी भारत हो गया ना आपका, तो यहाँ पे कहीं जो जगह है ये आपकी प्रतिष्ठान नामक जगह थी, ठीक है दोस्तों। और आंध्र आपको पता ही होगा ये, और महाराष्ट्र आपका ये रहा। तो इस तरह से जो है हम शिमुक के शासनकाल में क्षेत्रीय विस्तार को समझ रहे हैं। अब शिमुक के जो मूल स्थान कहा गया है वो क्या कहा गया है, आपका प्रतिष्ठान नामक जगह से है, ठीक है दोस्तों। यानी कि शिमुक जो है वो उसका जो मूल स्थान है वो आपका प्रतिष्ठान है, ठीक है। फिर वो आंध्र आया और आंध्र में फिर वो मध्य भारत में सुशर्मा का जो है अमात्य बना, फिर सुशर्मा का जो वध किया, फिर यहाँ पे कि दक्षिणपति कहा गया, या ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है शिमुक को राज्य विस्तार की संज्ञा दी जाती है। अब दोस्तों सातवाहन वंश का जो है शक और कलिंग। अब सातवाहन वंश जो है एक तो ये हो गया आपका कलिंग, ठीक है दोस्तों। शक ये आपके यहाँ से आए थे, ठीक है। इस शक के बारे में मैं जब शक पढ़ाऊँगा तो उसकी डिटेल में कहाँ से आए थे सब अच्छी तरह से बताऊँगा। अभी आप इतना समझ लीजिए शक जो है यहाँ से आए थे और इसके दो दल थे, ठीक है दोस्तों। एक हो गया आपका क्षत्रप, ठीक है, उसमें जो माहोपाधि थी वो आपकी महाक्षत्रप हो गई, ठीक है। और जो दूसरा दल हो गया वो आपका कादमक या कार्दमक संघ, कार्दमक वंश, ठीक है। तो दोस्तों तो ये दो वंश थे आपके कि सातवाहन वंश से जो है इनका संघर्ष रहा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुख्य रूप से हम बात करें कि सातवाहन का जो संघर्ष किससे था, एक तो आपका हो गया शक से, दूसरा हो गया आपका कलिंग से, ठीक है दोस्तों। कलिंग की जो पूर्वी सीमा थी ये आपके सातवाहन के क्षेत्रीय विस्तार से लग रही थी। तो इस आधार पे एक तो शक और दूसरा आपका कलिंग से इनका संघर्ष था। और जब हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे तो कभी कभी यहाँ पे राजा खारवेल का जो राज्य की बात करेंगे तो राजा खारवेल कहाँ था, आपका कलिंग में था। तो कलिंग की जो पूर्वी सीमा थी वो आपके सातवाहन से लगी हुई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना ताकि आप जब यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ये आपको ध्यान में रहे और अच्छी तरह सातवाहन वंश समझ में आए, ठीक है दोस्तों। अब कुछ अभिलेख हैं जो सातवाहन वंश के बारे में उल्लेख करते हैं, जैसे कि नैनिका का आपका नानाघाट अभिलेख, ठीक है दोस्तों। ये नैनिका का नानाघाट अभिलेख, गौतमी पुत्र शातकर्णी से प्राप्त 2 गुहा अभिलेख और वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी का आपका कार्ले गुहालेख, यज्ञश्री शातकर्णी का आपका नासिक गुहालेख। तो दोस्तों ये गुहालेख हैं तो जाहिर सी बात है कि इन पर जो जानकारी है वो कुछ नॉर्मल अभिलेख से ज़्यादा ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर जो है सातवाहन वंश के बारे में जो भी हमें इतिहास में पता लगता है तो उसका जो मुख्य आधार है आपका कुछ ये हैं, कुछ आपके साहित्यिक स्रोत भी हैं, ठीक है दोस्तों। अब मूल स्थान की सातवाहन आपके थे कहाँ के, ठीक है। तो मूल स्थान की अगर एक सीधी सादी संज्ञा दी जाए तो ये थे आपके महाराष्ट्र से, ठीक है दोस्तों। और इसका पता कहाँ से चलता है कि ये महाराष्ट्र से थे, कि अब सबसे पहले क्या हुआ कि ये थे आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। उधर से आपके शक आए, शक ने क्या किया, महाराष्ट्र से जो है आपका सातवाहन को पराजित कर दिया। सातवाहन जो भाग के है इधर आंध्र की ओर आए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इन्हें जो कहा जाता है आपका, फिर ये आंध्र आए और
गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे बस गए, ठीक है। और प्रतिष्ठान यानी कि फिर आपका जो है इनका जो वंशों का विस्तार है वो बराबर के राज्यों में भी हुआ होगा। तो मुख्य रूप से आपका प्रतिष्ठान आंध्र और महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ रहेगी आपकी इनका मूल स्थान के बारे में। लेकिन मुख्य रूप से अगर इन्हें कहा जाए ये कहाँ के थे, आपके महाराष्ट्र के थे। इसका पता हमें कहाँ से लगता है कि एक सातवाहन काल में जो है बहुत सारे सिक्के मिले हैं, ठीक है, अभिलेख मिले हैं, जिनकी 4 अभिलेखों की मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी है। और हाथी गुहा अभिलेख से, ठीक है, जाति जो उनके मुख्य रूप से बताई जाती है वो द्रविड़ जाति बताई जाती है, ठीक है, द्रविड़ जाति। और ये मुख्य अगर किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करना चाहें कि सातवाहन थे कहाँ से, तो संगोली जिला वेट गांव से ये आपके सातवाहन संबंधित थे। अब महाराष्ट्र के शासक द्वारा परिचित होकर आंध्र सातवाहन जो है आपके आंध्र गए, फिर कृष्णा नदी व गोदावरी नदी पर बस गए, ठीक है। गुहालेख नासिक और कार्ले में महाराष्ट्र मूल स्थान है। ये जो गुहालेख नासिक और कार्ले कौन सा, वशिष्ठी पुत्र पुल्लवामी का कार्ले गुहा अभिलेख, और नासिक गुहा अभिलेख यानी कि यज्ञ श्री शतकर्णी का नासिक गुहालेख। तो इसमें जो चर्चा दी गई है उसके आधार पर जो इनका मूल स्थान है वो आपका कहाँ था, महाराष्ट्र था। ये हमें कहाँ से पता लगता है, मुद्रा से पता लगता है, प्राकृत भाषा से पता लगता है, जो भी साहित्य लिखे गए हैं, और सिक्के जो है कुछ अत्यधिक मात्रा में मिले हैं तो उनसे भी पता लगता है। अब जाति की बात करें तो ये आर्य थे, अनार्य थे या ब्राह्मण थे, तो इस बारे में इतिहासकारों के बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। तो सीधी सादी आप एक चीज़ समझ लीजिए, सातवाहन जो थे आपके द्रविड़ जाति के लोग थे। अब शासक इसमें जो सर्वप्रथम आपका शासक रहा वो आपका सिमुक रहा। सामंतवादी जो आपकी विचारधारा थी उसे लेकर उसने जो है राज्य किया। धार्मिक कार्यों को जो है इसने अपने राज्य में बढ़ावा दिया, यानी कि धर्म को जो है इसने कर्म मुक्त रखा और धर्म का जो है प्रसार किया। किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ये सामंत था, और सामंत होने के कारण इसका जो है धर्म से लगाव था। तो यही सोचकर हम जो है इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि जो शिमुक था वो आपका धर्म का जो है उसने प्रचार प्रसार किया। ब्राह्मण और इसे जो कहा जाता है वो आपका कि ये आपका ब्राह्मण है, ठीक है। 23 वर्षों तक इसने जो है शासन किया। और नाना घाट के जो चित्रफलक है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कि इसके जो राज्य की जो नीति थी या राज्य करने के जो तरीका था उसका जो उल्लेख कहाँ मिलता है, आपका नाना घाट चित्रफलक में मिलता है। अब शिमुक के बाद जो शासक बना आपका कौन बना, कृष्ण बना, ठीक है। इन्हें कहना भी कहा जाता है। अब दूसरा सम्राट आपका शिमुक का भाई कृष्ण बना। अब नासिक गुहा लेख में उल्लेख मिलता है कि विश्राम गुफा इसने बनाई, किसने बनाई, श्री कृष्ण ने बनवाई। क्यों, ठीक है दोस्तों। तो श्री कृष्ण ने आपका श्रमणों के लिए विश्राम गुहा का निर्माण कराया ताकि वो आराम कर सके। नाना घाट अभिलेख में शिमुक के साथ नैनिका, शतकर्णी तथा कृष्ण के अंकन से स्पष्ट होता है कि वह शिमुक का पुत्र था। अब नैनिका कौन था आपका जो बाद में राजा बना, तो नैनिका क्या था आपका, शिमुक का पुत्र था, ना कि कृष्ण का, ठीक है दोस्तों। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि नैनिका कौन था आपका, नैनिका शतकर्णी ये आपका शिमुक का पुत्र था। अब नासिक अभिलेख में कृष्ण का जो शासन है वो अल्प बताया जाता है, यानी कि शिमुक के बाद कौन बना आपका, कृष्ण बना। कृष्ण के बाद आपका और कृष्ण का जो शासन काल है वो आपका अल्प बताया जाता है। अब दोस्तों हम जो बात करते हैं वो आपकी शतकर्णी की करते हैं। एक तो दोस्तों जो आपका सातवाहन वंश था ये आपका कैसा था, आपका मात्र प्रधान था, ठीक है। जब इसमें किसी भी राजा की बात की जाती है तो इसमें राजा तो जो है बहुत सारे हुए, जैसे कि 19वें नंबर पे आपका कौन हुआ, हाल हुआ, जो आप इन सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो मात्र प्रधान होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, जैसे कि गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लवामी, ठीक है दोस्तों। तो मात्र प्रधान यानी कि जो पहला
जो आपका इसमें नाम में अक्षर रहेगा वो आपका माता को संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसमें जो राजाओं के नाम है कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो और इसी के आधार पर जो इनका प्रशासन या राज्य रहा है वो कैसा रहा है, मातृ प्रधान रहा है। तो जैसे कि गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है दोस्तों, जब शतकर्णी, अब क्या हो गया, इसका लास्ट लेटर हो गया। तो शतकर्णी वंश के बारे में जब चर्चा करेंगे तो शतकर्णी का जो है आपके वंश चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपके कोई दूसरी माता से जन्मा होगा, जिसका हो गया आपका वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी। तो पुल्लुवामी से जो आपके उसके बाद राजा बने होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि माता के आधार पर जो है यहाँ पर शासकों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरह से मुख्य रूप से कहा जाता है कि मातृ प्रधान ये आपका सातवाहन राज्य था। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम शतकर्णी के बारे में। पुराणों के अनुसार कृष्ण के बाद जो है शतकर्णी आए। सांची के तोरण लेख, नानाघाट, नैनिका, चित्रफलक में जो है उल्लेख मिलता है। पूर्वी सीमा कलिंग से लगी हुई थी इसकी, और वृद्धि करने वाला इन्हें शासक कहा गया। सांची के तोरण लेख और नानाघाट, नैनिका, चित्रफलक में जो है उल्लेख मिलता है। इसकी जो क्षेत्र विस्तार है वो इतना था कि इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आपकी कलिंग से लगी हुई थी। ठीक है, और वृद्धि करने वाला शासक कहा गया था, यानी कि जो अपने पिछले राजाओं से है उसके बाद जो इन्होंने राज्य में है कुछ वृद्धि ही की थी, यानी कि राज्य को घटाया नहीं था। और अंतिम वंश नैनिका से जो है इनका जो विवाह का संबंध था। तो इस प्रकार की जो है चर्चा मिलती है। अग्रीय कुल शासक महारठी तृणकवि ने कहा था कि शतकर्णी के आपके दो पुत्र थे। एक था आपका यज्ञश्री शतकर्णी, दूसरा था आपका वेदश्री शतकर्णी। और शतकर्णी की मृत्यु के बाद नैनिका ने इनका अभिभावक के रूप में संचालन किया। ठीक है दोस्तों, अब जब शतकर्णी की मृत्यु हो गई तो उनका जो लालन पोषण किसने किया, आपका नैनिका ने किया। अब शतकर्णी प्रथम की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने समझ लिया कि शतकर्णी के बारे में एक जो है इंट्रोडक्शन की तरह से जो हमने समझ लिया। अब शतकर्णी प्रथम की बात करते हैं। यह क्या था, आपका कर्णव का पुत्र था। ठीक है, शुंग वंश के बाद कौन आए, आपके कर्णव आए। कर्णव के बाद फिर आपका शिमुक राजा बन गया। शतकर्णी प्रथम कौन था, आपका कर्णव का पुत्र था। अब इसे क्या कहा जाता था, आपका दक्षिणापथ का स्वामी भी कहते थे। प्रथम शक्तिशाली राजा था। पेरीप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी में जो है इसका उल्लेख मिलता है। विवाह नैनिका की राजकुमारी से हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसने जो है नानाघाट अभिलेख खुदवाया है। नैनिका का नानाघाट अभिलेख खुदवाया है। किसने खुदवाया, आपका शतकर्णी प्रथम ने खुदवाया है। इसका जो आपका शासन क्षेत्र रहा वो आपका कहाँ रहा, विदर्भ रहा, मालवा रहा, अनूप प्रदेश रहा। अब विदर्भ आपका विदिशा के जो है अंदर आता था। ठीक है दोस्तों, यानी कि विदिशा के जो है अधीन था। और मालवा, ये हम भूगोलिक दृष्टि से कह रहे हैं कि मालवा का जो पठार है वो जो मुख्य रूप से जो आपका क्षेत्र था वो आपका शतकर्णी प्रथम का क्षेत्र था। और अनूप प्रदेश, नम्रता घाटी, ठीक है, के आसपास का जो सारा क्षेत्र था वो आपका क्या कहलाता था, अनूप प्रदेश कहलाता था। इसने जो है शहरात वंश के शक क्षत्रपों को दक्कन से भगा दिया। अब जो शक पश्चिमी और उत्तर भारत के मध्य या पश्चिमी भारत से, ठीक है दोस्तों, या उत्तर पश्चिम भारत से जो दक्षिण भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो उन शक क्षत्रपों को किसने भगाया था, आपका शतकर्णी प्रथम ने भगाया था। अब इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, आपके पत्नी के नाम पर इसने रजत मुद्रा चलाई। रजत मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के चलाए। और खारवेल से युद्ध की चर्चा भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो और क्षत्रपों को भगाने के बाद, खारवेल से युद्ध करने के बाद, ठीक है दोस्तों, तो इसने जो उपाधि धारण की वो आपकी दक्षिणपति या अप्रतिहत की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगी आपकी शतकर्णी प्रथम के बारे में। इनकी जो मृत्यु के बाद शहरात वंशों ने शासन वापस पा लिया।
अब जब शतकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई तो शकों ने जो है पुनः सातवाहन वंश पे आक्रमण करके, अब जब शतकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई तो पुनः जो शक शासक यानी कि क्षत्रप या महाक्षत्रप थे, तो उन्होंने सातवाहन वंश पे आपका दोबारा आक्रमण करके अपना जो है शक शासन वापस पा लिया, और उसके बाद जो है शक जो शासन है वो बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहेगी अभी की बात, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सातवाहन फिर पुनः वापस आ गए। ठीक है, शक क्षत्रपों का जो इस बार का बड़ा शासक था वो फिर आपका सातवाहन वंश के बाद चला गया। फिर जो है शक क्षत्रपों ने वापस अपना जो है शासन पा लिया। ठीक है, और सातवाहन वंश धीरे धीरे विलुप्त होता गया। तो इस प्रकार से जो है आपका सातवाहन वंश राज्य करता है। अभी हम क्या है, पहले आक्रमण के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो सातवाहन वंश आया था, उसमें एक शक्तिशाली राजा निकला, उसने शक क्षत्रपों को भगाया, शक क्षत्रपों ने दोबारा आक्रमण किया। अभी यहीं तक आप रखेंगे। और इनकी मृत्यु के बाद शहराद वंशों ने शासन वापस जीत लिया और सातवाहन जो है अंधयुग का शिकार हो गए। सातवाहन अंधयुग का मतलब यह है कि अब जो है सातवाहन आपके दुर्बल हो गए थे और वो आपके सत्ता नहीं संभाल सकते थे, या दूसरे शब्दों में कहें कि शकों ने जो है सातवाहन वंश का जो शासक है वो जीत लिया था। अब दोस्तों शतकर्णी प्रथम के बाद जो आपके प्रतापी शासक बने वो आपके कौन बने? गौतमीपुत्र शतकर्णी। ठीक है दोस्तों, तो ये 106 AD यानी कि ईस्वी के आसपास जो है राजा बने, यानी कि अब हम BC ख़त्म हो गया है और AD में आ गए हैं। और ये कैसा शासक था आपका? गौतमीपुत्र शतकर्णी प्रतापी शासक था। ठीक है, वेक कटक विंध्य नरेश और त्रिसमुद्र राजराज आदित्य प्रथम भी इन्हें कहा जाता था, या इस प्रकार के जो है इन उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसने शक शासक नापहान को हराया था। अब शक शासक में जो है एक शक्तिशाली आपका राजा हुआ नहपान, तो उसे किसने हराया था? आपका गौतमीपुत्र शतकर्णी ने हराया था। कब हराया था? 119 से 125 AD के आसपास जो है हराया था, और पुनः सातवाहन का उदय किया। ठीक है दोस्तों, कि सातवाहन था, फिर शक आए, फिर दोबारा सातवाहन आ रहे हैं, और ला कौन रहा है? आपका गौतमीपुत्र शतकर्णी ला रहे हैं। दोस्तों जब नापहान को हराया था तो उनके साथ एक जो है आपका सहयोगी या दूसरे राज्य का जो प्रतिनिधि कह लीजिए, उषावदत्त। ठीक है दोस्तों, तो उसे भी जो है किसने हराया था? आपका गौतमीपुत्र शतकर्णी ने हराया था और बड़ा विस्तार किया। अब दोस्तों सातवाहन वंश का जो शासन था शुरू में कैसा था, आप छोटा मान लीजिए, और फिर शक क्षत्रप आए, उन्होंने राज्य विस्तार किया। दोबारा आपके सातवाहन आए, शक क्षत्रपों का बड़ा राज्य विस्तार सातवाहन के अंडर आ गया। तो इस बार जो सातवाहन को मिलेगा वो काफ़ी बड़ा राज्य मिलेगा, और बड़ा विस्तार किया, या बड़ा विस्तार उन्हें मिला। कहाँ से कहाँ तक मिला? पहले क्या था इनका? आपका विदर्भ मालवा अनूप प्रदेश था। अब की बार क्या हो गया? अस्मक मूलक सौराष्ट्र कुकर अवंती तक फैल गया जो है आपका सातवाहन वंश का राज्य। अब हम आते हैं वशिष्ठपुत्र पुल्लुवामी के बाद। अब इनके बाद जो शासक आए वो आपके कौन आए? वशिष्ठपुत्र पुल्लुवामी। इन्हें दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र जीता। अब दोस्तों जो भी अब तक के ये यहाँ पर सातवाहन वंश थे, उन्होंने महाराष्ट्र और आंध्र को की जो सीमा है वो छोड़कर यानी कि लगभग सारा जीत लिया था मध्य भारत में अगर हम राज्य की चर्चा करें तो। लेकिन जो आपका महाराष्ट्र और आंध्र जीतने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? आपका वशिष्ठपुत्र पुल्लुवामी को दिया जाता है। इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। अमरावती के जो स्तूप में वैष्णवी का निर्माण कराया है उसका जो श्रेय किसे दिया जाता है? आपका वशिष्ठपुत्र पुल्लुवामी को दिया जाता है। और रुद्रदामन ने 2 बार वशिष्ठपुत्र पुल्लुवामी को हराया था। ठीक है दोस्तों, रुद्रदामन कौन है? ये जब शक हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रुद्रदामन कौन है। अब इसने रुद्रदामन जो है शक शाखा का जो है बहुत ही प्रतापी आपका राजा था। उसने वशिष्ठपुत्र पुल्लुवामी को क्या था? 2 बार हराया था।
पर मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? कि वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी का जो अनुज, यानी कि अनुज का मतलब छोटा भाई, वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी का छोटा भाई कौन था? वशिष्ठ पुत्र शतकर्णी। और वशिष्ठ पुत्र शतकर्णी कौन था? आपका रुद्रदामन का दामाद था। ठीक है दोस्तों, तो रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी को 2 बार हराया तो, लेकिन उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ इनके पारिवारिक संबंध थे, इस वजह से उसने जो है वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी का वध नहीं किया। अब शतकर्णी के बाद पुल्लवामी उत्तराधिकारी बना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2829 वर्षों तक जो है इसने शासन किया। पुल्लवामी के कार्दिमक वंश, ठीक है, शक की सहायता से पुनः शकों का शासन हो गया। अब शक, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ थोड़ी देर पहले बताया है कि शक की जो है आपकी 2 शाखा थी आपकी। एक तो आ गया क्षत्रप, ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से राजा बनता था वो आपको कौन बनता था? महाक्षत्रप बनता था। और शक की जो दूसरी शाखा थी वो कौन सी थी? आपकी कादमक शाखा थी। तो कादमक शाखा से जो है आपके पुल्लवामी के कुछ वैवाहिक संबंध थे। ठीक है दोस्तों, तो और उन्हीं वैवाहिक संबंधों के साथ से शकों ने जो है अपना शासन पुनः सातवाहन से पा लिया। अब इस वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री शतकर्णी की बात करते हैं कि वशिष्ठ पुत्र के बाद सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री शतकर्णी बना। इसका जो शासनकाल है वो आपका कब दिखाया जाता है? कि 145 से 194 एडी के आसपास दिखाया जाता है। अब रुद्रदामन के मृत्यु के बाद उसने इस राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, कि जब यज्ञश्री शतकर्णी आपका राजा यानी अंतिम राजा सातवाहन वंश का चल रहा था, तो उस समय क्या था, आपका रुद्रदामन की मृत्यु हो गई थी और रुद्रदामन का जो सारा राज्य है वो सातवाहन ने अपने में मिला लिया था। अब सिक्के पर जो सातवाहन वंश में और शक जो शासन है उसके समकालीन और सातवाहन जो ये दोनों आपस में समकालीन थे, तो उसमें जो सिक्के पाए गए हैं उस पर जलियान किया करती, तोप किया करती, मछली किया करती, व्यापार से संबंध, ठीक है, रोमन से जो है व्यापार से, रोमन राज्यों से व्यापार का संबंध। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो सबूत मिलते हैं, ठीक है, सिक्कों पर शंख किया करते, इस प्रकार के जो सबूत है आपके ये सातवाहन और शक शासन में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यज्ञश्री शतकर्णी हो गए आपके सातवाहन वंश के अंतिम शासक। और इनकी मृत्यु के बाद क्या हो गया? सातवाहन वंश का पुनः पतन और विघटन हो गया और सातवाहन वंश धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब थोड़ा सा हम सातवाहन प्रशासन की बात करते हैं कि इसमें इनके प्रशासन में क्या आपकी मुख्य बातें रही। अब एक तो और आपका राजा ही जो है मूल सत्ता, देवी सिद्धांत में विश्वास रखने वाला या देवी सिद्धांत को बढ़ावा देने वाला होता था। ठीक है, और राजा ही राज्य की मूल सत्ता का केंद्र होता था। मात्र प्रधान था, जैसे कि इनमें सभी जो राजा हैं, जैसे कि यज्ञश्री शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी, ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, तो यह मात्र प्रधान आपका राजा था। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब नासिक अभिलेख क्या कराता है? इस सातवाहन वंश के मात्र सत्तात्मक होने का बोध कौन कराता है? आपका नासिक अभिलेख कराता है। इक्ष्वाकु सातवाहन के अधीनस्थ शासक रहे थे। उत्तरी जो सातवाहन है वो आपका, वहाँ पर जो प्रतिनिधि थे इक्ष्वाकु के, वो कौन थे? आपके महारथी थे। और दक्षिणी सातवाहन में जो प्रतिनिधि थे वो आपके कौन थे? महाबोस थे। ठीक है दोस्तों, और धर्म क्या था आपका? कर्म से, धर्म था जो आपका कर से मुक्त था, यानी कि धर्म में दान, धार्मिक कार्य या धर्म से होने वाली आमदनी पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता था। और अन्य धर्मों के प्रति भी जो है सातवाहन वंश को सहिष्णु माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दान की बात करें तो सातवाहन वंश में जो दान है वो जो है बढ़ चढ़ कर अपनी प्रजा, यानी कि दान के जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से कुछ बढ़ चढ़ कर किए गए। विदेशी सिक्के, ठीक है, रोमन, अब विदेशी सिक्के, ठीक है, वो तो मिले ही हैं। और सातवाहन वंश में जो रोमन के कुछ लेटर हैं वो भी जो है सातवाहन वंश के सिक्कों में झलक रहे हैं।
और शीशे के सिक्के, कांसे के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है। तो ये सारे जो सिक्के आपके जो चलते थे सातवाहन वंश में चलते थे। और भरूच जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था सातवाहन वंश में प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। यानी कि विदेश से जो भी व्यापार होता था वो आपका सारा जो गुड्स है वो कहाँ उतरता था, आपका भरूच बंदरगाह पर उतरता था। अब संस्कृति की बात करें कि सातवाहन वंश में संस्कृति कैसी थी, तो दक्कन की चैत्य विहार व कार्ले गुफा इसी काल की ही, सातवाहन काल की ही देन है, ठीक है। प्राकृत भाषा का जो है यहाँ पर विस्तार हुआ, शैव वैष्णव, ठीक है, इन धर्मों का जो है आपका वर्चस्व हुआ। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा इस वक्त जो है आपकी चरम पर थी। मुख्य रूप से अगर हम शासन की बात करें तो 117 BC से 190 AD के आसपास जो है सातवाहन वंश का मुख्य रूप से शासन रहा। और तीसरी शताब्दी के अंत तक सातवाहन जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी, जब गौतमीपुत्र सातकर्णी या सातकर्णी के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें 19 नंबर का जो शासक था आपका वो कौन सा था, आपका हाल नामक एक राजा था। अब इसमें बताया जाता है कि सबसे जो प्रतापी राजा था वो आपका हाल ही था। और हाथी गुहा अभिलेख, राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा तथा वात्स्यायन के कामसूत्र में जो है हाल नामक एक प्रतापी शासक का उल्लेख मिलता है। 19वें नंबर का ये आपका राजा था, इसने 7 सदी गाथा लिखी थी, ठीक है दोस्तों। 7 सदी जो गाथा थी वो आपके कैसे थी, प्रेम गाथा थी। और इसका जो सेनापति था वो आपका लंका जाकर व्यापार करता था या लंका से जो है इसका आना जाना था। और जब ये लंका आता जाता था तो उस आपके यानी कि हाल के जो सेनापति विजयानंद हैं, विजयानंद ने हाल को जानकारी दी श्रीलंका की राजकुमारी यानी लीलावती के बारे में। तो हाल ने जो है लीलावती से जो है विवाह का संबंध स्थापित किया। तो इस प्रकार के जो वैवाहिक संबंधों की चर्चा मिलती है इतिहास में मिलती है। अब पतन का कारण क्या हो गया कि सातवाहन वंश का जो मुख्य रूप से पतन रहा वो आपका दुर्बल रहा, आर्थिक दुर्बलता रहा कि ये सातवाहन जो शासक हैं वो दुर्बल हो गए थे। आंतरिक संघर्ष, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी शासन के पतन का एक मुख्य कारण तो होगा ही आंतरिक संघर्ष। और ब्रह्म आक्रमण, आभीरवंश ये महाराष्ट्र में जो है आक्रमण करके कमज़ोर हो गया था। और इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना कि सातवाहन वंश के अधीनस्थ काम करते थे। तो इक्ष्वाकु वंश कहाँ था, आपका दक्षिण में था, ठीक है। दक्षिण में कौन थे, आपके प्रतिनिधि भोज थे। तो वो आपके कमज़ोर हुए होंगे तो जाहिर सी बात है कि सातवाहन वंश भी कमज़ोर हुआ होगा। और अंतिम रूप से बात करें तो तीसरी शताब्दी के अंत तक जो है आपका सातवाहन वंश विलुप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी शताब्दी तक ये आप ध्यान रखेंगे कि तीसरी शताब्दी तक सातवाहन वंश विलुप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने सातवाहन के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा की, इसमें कौन कौन जो है राजा हुए। अब इसमें आपको एक बात दिख रही होगी कि शक जो शासक है इसमें सातवाहन के समकालीन पढ़ रहे होंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो आपका कौन सा होगा, शक क्षत्रप होगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि शक वंश होगा। तो अगले जो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आपका शक शासन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बाकी आप सातवाहन वंश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।